Welcome everyone, lecture number 35. Today in this video we will see how to do hypothesis testing for different types of population parameters. So today we start from the testing of hypothesis about population mean. So let me write here testing of hypothesis about population mean. So here we put an assumption about the value of population mean. तो आपको याद होगा मैंने सेंट्रल लिमिट थ्योरम आपको बताई थी. लेट मी रिकॉल द स्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम कि if we draw random samples of size n from normal population, then sampling distribution of sample mean is normal in shape, and mean of sampling distribution of sample mean is given by mu, and standard deviation of sampling distribution of sample mean is equal to sigma by root n. In case if sampling is done from non-normal population, then sampling distribution of sample means is normal in shape if sample size is greater than or equal to 30. So let me write it for you. If x1, x2, xn is a random sample of size n drawn from normal population, then sampling distribution of sample means is normal in shape हम यहाँ पे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है वो पॉपुलेशन मीन के रिगार्डिंग है. तो आप सैंपल से क्या कैलकुलेट करेंगे? सैंपल मीन. तो सैंपल मीन से हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करेंगे? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स. नॉर्मल इन शेप होता है ये. द विद मीन, इसका मीन कितना होता है इस डिस्ट्रीब्यूशन का? ये पॉपुलेशन मीन के बराबर होता है. हम इस म्यू से डिनोट करते हैं. और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? सिग्मा बाय रूट एन. अगर सैम्पलिंग इज डन फ्रॉम इनफाइनाइट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इज इनफाइनाइट, और सैम्पलिंग इज डन विद रिप्लेसमेंट अगर पॉपुलेशन फाइनाइट है तो. और अगर हम सैम्पलिंग नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन से कर रहे हैं, if sampling is done from non-normal population, then sampling distribution of sample means is normal in shape
provided sample size should be greater than or equal to 30. अच्छा, यहाँ पे अगर पॉपुलेशन इनफाइनाइट है तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा बाय रूट एन होता है, और अगर पॉपुलेशन फाइनाइट है, एन आपको गिवन है, इफ एन इज फाइनाइट and small n is greater than or equal to 5% of capital N, then we use finite correction factor, and in that case standard deviation would be sigma by root n, square root of capital N minus small n over capital N minus 1. ओके, तो ये आपको याद रखनी है सारी चीजें जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। तो अब मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ जल्दी से कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के स्टेप्स क्या होते हैं जब हम पॉपुलेशन मीन के बारे में हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। तो स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सबसे पहला स्टेप है स्टेप नंबर 1, स्टेट नल हाइपोथेसिस। सबसे पहले हमें नल हाइपोथेसिस स्टेट करनी है। ये हाइपोथेसिस किसके बारे में होगी? ये पॉपुलेशन मीन के बारे में होगी। नल हाइपोथेसिस को हम H0 से डिनोट करते हैं और हम ऐसे लिखेंगे द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन इज म्यू नॉट से। जो क्वेश्चन में गिवन है आप वो लिखेंगे। ओके, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी म्यू नॉट की वैल्यू। इसे कहते हैं हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू। हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू, इसका मतलब ये होता है नल हाइपोथेसिस का कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। नल हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है। सेकेंड स्टेप इज स्टेट। अब हम स्टेट करेंगे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम H1 से डिनोट करते हैं। ये क्वेश्चन में आप क्या टेस्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप ऑल्टरनेटिव लेते हैं म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, तो ये टू टेल टेस्ट कहलाता है। इसमें क्रिटिकल रीजन दोनों साइड होता है। अगर हम ये लेते हैं दैट म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, तो ये वन टेल टेस्ट कहलाता है और इसमें क्रिटिकल रीजन राइट साइड में होता है, इसलिए इसे राइट टेल टेस्ट भी कहते हैं। अगर आप ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू लेस देन म्यू नॉट लेते हैं तो ये लेफ्ट टेल टेस्ट कहलाता है। इसमें क्रिटिकल रीजन लेफ्ट साइड होता है। तो इनमें से क्या लेना है ये क्वेश्चन में हमें गिवन होता है कि हम क्या टेस्ट करना चाहते हैं। थर्ड स्टेप है सेट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें सेट करना है। ये हम 5% या 10% ले सकते हैं अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो। यूजुअली वी टेक 5% or 10% if it is not given in the question. Step number 4, we compute the value of test statistics.
टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग दैट बट द वैल्यू ऑफ z, क्योंकि हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होता है शेप में, हम z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो z की वैल्यू कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर आपका जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसका शेप ये है, और ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे ये मीन है और इसके दोनों साइड सैंपल मीन्स हैं। तो z की वैल्यू क्या होगी? x बार माइनस म्यू, ओके। So let me correct here. It is x bar minus mu over sigma by root n, और अगर कैपिटल N इनफाइनाइट है तो, if n is infinite, और अगर n फाइनाइट है तो z की वैल्यू होगी x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा बाय रूट n, और इसके साथ आएगा कैपिटल N माइनस स्मॉल n ओवर कैपिटल N माइनस 1। finite error correction factor if n is finite। ये फोर्थ स्टेप हो गया। फिफ्थ स्टेप, एक बात और आपको याद रखनी है कि अगर सिग्मा नोन नहीं है तो हम सिग्मा को एस्टिमेट करेंगे एस स्क्वायर से। देन सिग्मा इज एस्टिमेटेड बाय एस स्क्वायर which is 1 upon n minus 1 summation xi minus x bar whole square। सिग्मा को हम इससे एस्टिमेट करेंगे। स्टेप नंबर कितने हो गए? स्टेप नंबर 4 हो गया। स्टेप नंबर 5, फाइंड क्रिटिकल वैल्यू। इसे हम सिग्निफिकेंट वैल्यू भी कहते हैं। जिसे हम जेड अल्फा से डिनोट करते हैं। ये डिपेंड करती है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर और कौन सा टेस्ट आप लगा रहे हो, 1 टेल टेस्ट या 2 टेल टेस्ट, इस पर डिपेंड करती है इसकी वैल्यू। मतलब मैं लिख देती हूँ, इट डिपेंड्स अपॉन level of significance and type of test। whether it is one-tailed or two-tailed। तो यहीं पर हम क्रिटिकल रीजन भी ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ क्रिटिकल एंड एक्सेप्टेंस रीजन। लास्ट स्टेप इज, अब हम कंपेयर करते हैं जेड अल्फा को इस वाले जेड से जो हमने यहाँ कंप्यूट किया है। तो इफ mod z is
लेस देन जेड अल्फा मीन्स अगर टू टेल टेस्ट है तो दोनों साइड क्रिटिकल रीजन होगा, और जेड की वैल्यू अगर जेड अल्फा माइनस जेड अल्फा प्लस जेड अल्फा की बीच में आ रही है, देन null hypothesis is accepted. Means there is no significant difference between hypothesized value of population mean and actual value of population mean. Our assumption is correct. और अगर mod z greater than z alpha आता है तो null hypothesis रिजेक्ट हो जाती है, और इसका मतलब ये है कि हमने जो assumption ली है अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर वो हमारी रॉन्ग है। जो डिफरेंस है वो काफी सिग्निफिकेंट है दोनों वैल्यूज के बीच में, इसलिए नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। तो ये स्टेप्स हैं न हर हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। जो भी हम पॉपुलेशन पैरामीटर यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग केवल ये चेंज होगा। यहाँ पर अगर आप पॉपुलेशन मीन के बारे में हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हो तो पैरामीटर की जो नोटेशन है वो म्यू आएगा। अगर आप पॉपुलेशन प्रपोर्शन के बारे में हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हो तो यहाँ पी आएगा। अकॉर्डिंगली सारे चेंजेस हो जाएंगे, लेकिन जो फ्लो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का वो यही रहेगा। तो एक प्रॉब्लम मैं आपको कर कर बताती हूँ so that you have better understanding of using these steps. Let's take one numerical problem. A sample of 900 members has a mean 3.4 and standard deviation 2.61 cms. Is the sample from a large population of mean 3.25 centimeters and standard deviation 2.61 centimeters. क्वेश्चन का मतलब समझते हैं पहले। A sample of 900 members has a mean 3.4 centimeter and standard deviation 2.61 centimeter. ये सैंपल की इंफॉर्मेशन है। तो ये पूछा जा रहा है क्या ये सैंपल उस लार्ज पॉपुलेशन से लिया जा सकता है जिसका मीन 3.25 सेंटीमीटर हो और स्टैंडर्ड डेविएशन 2.61 हो। क्या ये ऐसी पॉपुलेशन से लिया गया है? तो हमें ये जो आइडिया लगाया गया है पॉपुलेशन मीन के बारे में, ये चेक करना है कि ये जो हाइपोथेसिस है ये करेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस स्टेट करते हैं। स्टेप नंबर 1, नल हाइपोथेसिस। ये हमेशा पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में होती है। यहाँ पर पॉपुलेशन पैरामीटर है पॉपुलेशन मीन which is given to us as 3.25. Okay, then we state alternative hypothesis. हमें केवल ये चेक करना है कि उस पॉपुलेशन से लिया गया है या नहीं, मतलब ऐसी पॉपुलेशन से लिया जा सकता है जिसका मीन 3.25 हो। तो ऑल्टरनेटिव में हमें केवल म्यू नॉट इक्वल टू 3.25 इसको चेक, ये ऑल्टरनेटिव हो जाएगा। अगर नहीं लिया गया तो हम कहेंगे नहीं ये मीन नहीं हो सकता। तो म्यू नॉट इक्वल टू 3.25।
Then third step is लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट कर लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू 5%। फोर्थ हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करना है z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा बाय रूट n, क्योंकि हमें सिग्मा नोन है क्वेश्चन में और पॉपुलेशन इनफाइनाइट है, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स बार हमें 3.4 गिवन है और म्यू 3.25 है, divided by sigma is 2.61, root n is 900, मतलब रूट n का मतलब रूट 900। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.73 आएगी वैल्यू। अब हमें फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, देखिए फिफ्थ स्टेप में आपको क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है। तो क्योंकि अल्फा 5% है, ये टू टेल टेस्ट है, तो टू टेल टेस्ट है तो this is the value of mu here is 3.25. We divide this 5% into two parts. One is 2.5%. Here is also 2.5%. And here we have 95%. So this area is 0.025. This area is 0.025. So we look for the for this area, ये वाला रिमेनिंग एरिया कितना हुआ। अगर ये एरिया 0.025 है तो ये एरिया कितना हुआ 0.475। 0.5 में से माइनस कर देंगे इसको। अब हम टेबल में 0.475 एरिया देखेंगे z की किस वैल्यू पर मिल रहा है हमें, तो ये z की वैल्यू आपको मिलेगी 1.96। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पे, यहाँ नेगेटिव है -1.96। तो z अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, फिफ्थ पॉइंट में z अल्फा हो गया 1.96। अब सिक्स पॉइंट में हम क्या करेंगे, z की जो स्टैटिस्टिक्स से z स्टैटिस्टिक्स से जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से जो वैल्यू आई है z की, उसको कंपेयर करेंगे z अल्फा से। तो आप देखिए 1.73 वैल्यू z की -1.96 और +1.96 के बीच में है कहीं, तो हम क्या लिखेंगे, z अल्फा है 1.96 और z है 1.73। तो हम लिखेंगे mod z is less than z अल्फा। ठीक है, z lies between -z अल्फा and +z अल्फा, -1.96 and +1.96। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नल हाइपोथेसिस। ये जो ये रीजन होता है ये कहलाता है एक्सेप्टेंस रीजन। मैं कलर थोड़ा डिफरेंट ले लेती हूँ, और ये वाला रीजन कहलाता है ये, और ये कहलाता है क्रिटिकल रीजन। अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू इस रीजन में फॉल होती तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती। क्योंकि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू इस रीजन में फॉल हो रही है इसलिए एक्सेप्ट हो गई है। null hypothesis is accepted।
तो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो सैंपल लिया गया है वो इसी पॉपुलेशन से लिया गया है जिसका मीन 3.25 हो सकता है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है एच नॉट आपको गिवन है म्यू इज इक्वल टू 7.48 और H1 गिवन है म्यू इज लेस देन 7.48। एक्स बार हमें गिवन है 6.91 और n है 24, सिग्मा है 1.21 और अल्फा है 0.01। और हमें ये गिवन है कि जो सैम्पलिंग की गई है वो नॉर्मल पॉपुलेशन से की गई है। एज्यूम दैट sampling is done from normal population। क्योंकि सैंपल साइज 30 से कम है तो हमें या तो क्वेश्चन में ये गिवन होना चाहिए कि सैम्पलिंग नॉर्मल पॉपुलेशन से की गई है, अदरवाइज हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि सैम्पलिंग अगर नॉर्मल पॉपुलेशन से की गई है तब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप फिर से स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको नल हाइपोथेसिस स्टेट करनी है जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है हमें। म्यू इज इक्वल टू 7.48। देन स्टेप नंबर 2, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। क्योंकि लेस देन टाइप है यहाँ पर तो ये लेफ्ट टेल टेस्ट लगेगा। यहाँ पर क्रिटिकल रीजन लेफ्ट साइड है, ये वन टेल टेस्ट कहलाएगा। स्टेप नंबर 3, अल्फा हमें गिवन है क्वेश्चन में 0.01, 1% level of significance। Fourth is compute the value of z x bar minus mu over sigma by root n। क्योंकि आपको सिग्मा गिवन है 1.21, x बार है 6.91, 6.91 minus 7.48 divided by sigma is 1.21 divided by root 24. So when you solve it, you will get minus 0.57 divided by 0.25, which is equal to minus 2.28. So this is the value of Z statistics that we calculate under the null hypothesis. Next step is we'll find the value of Z alpha. So let me draw the region. This is mu here, which is 7.48, and Z is 0 here. क्योंकि ये वन टेल टेस्ट है, स्पेसिफिकली लेफ्ट टेल टेस्ट है, तो लेफ्ट साइड में क्रिटिकल रीजन होगा। मीन्स दिस एरिया इज 0.01, अल्फा इज here only, and rest of the area is 99%।
This is called acceptance region. And this is called critical region. So we find the value of Z alpha by subtracting 0.01 from 0.5. So we subtract to find this area. We subtract 0.01 from 0.5. So this is equal to 0.49. Okay. We look in the table, the area equal to 0.49, and the value of Z will comes out to be 2.33. Z alpha is 2.33. This is minus 2.33. So next step is, you can see, can compare minus 2.28. Minus 2.28 will be greater than minus 2.33. So it is coming in the acceptance region. So we write here, since mod Z is less than 2.33, mod Z alpha. Okay. Or you can write here minus 2.28 is greater than minus 2.33. Okay. Mod Z is less than mod Z alpha. या तो आप ऐसे लिखिए या आप ऐसे लिख दीजिए. This implies null hypothesis is accepted. Okay. So more problems or another type of testing we'll see in our next class. तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो उसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू वेरी मच.